जय हिंद प्यारे बच्चों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल बच्चों। मैं आपके सामने एक बार फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आप सब लोग जानते हो कि हम हर संडे को लेकर आते हैं। और मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी वो बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। और अब तो गवर्नमेंट ने भी घोषणा कर दी है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त माह तक संभावित है। और देखते हैं अब क्या होता है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी निरंतर रखें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, एग्ज़ाम अगस्त में भी हो सकता है कि उससे पहले या उसके एक माह बाद भी हो सकता है। तो आप लोगों को गवर्नमेंट के अनुसार ही मानना होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगस्त में, तो अगस्त तक आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भूटिया नृत्य, कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने? पहला क्वेश्चन है कि भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी सिक्किम। तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। भूटिया जो है वो सिक्किम राज्य का फेमस या प्रमुख नृत्य है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए एम्मा स्टोन, ऑप्शन बी डैरेन बार्नेट, ऑप्शन सी लिली ग्लेस्टोन, ऑप्शन डी कैरी मुलिगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एम्मा स्टोन को 2024 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में। तो ऑस्कर पुरस्कारों की यदि बात की जाए तो ऑस्कर पुरस्कार जो हैं ये इस बार 2024 में ये 96वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए। कौन से? 96वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए। क्लियर है ना? 96वें। पूछ लिया जाता है कि 2024 में कौन से क्रम के ऑस्कर अवार्ड थे, तो 96वें क्रम के थे। क्लियर है ना? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। कहां पर? लॉस एंजल्स में इन पुरस्कारों को वितरित किया जाता है, और ये अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 96वें जो ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार मिला है, किसका? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वह है आपकी ओपेनहाइमर। कौन सी है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर है। इससे 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। क्लियर है ना? और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एमा स्टोन को मिला है। लेकिन एमा स्टोन को जो मिला है वो एक मूवी है जिसका नाम है पुअर थिंग्स। कौन सी? पुअर थिंग्स मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। क्लियर है ना? अब एक महत्वपूर्ण बात और है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की यदि बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो मैं आपको बता दूं यहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वह विलियन मर्फी को मिला है। किसको? विलियन मर्फी को मिला है। विलियन किसको मिला है? विलियन मर्फी को मिला है। क्लियर है ना? याद रखना। और ये किस फिल्म के लिए मिला है? तो इनको ये जो पुरस्कार मिला है उस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर में। किसमें? ओपेनहाइमर के लिए ही इन्हें मिला है। ओपेनहाइमर के लिए ही मिला है। याद रखना। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। 96वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए कब? 2024 में। और इनका वितरण कहाँ होता है, कहाँ दिए जाते हैं? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो 96वें जो ऑस्कर अवार्ड है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर। और आपके एग्जाम में इससे बाहर आने की कोई संभावना है ही नहीं, यहां से ज्यादा आ ही नहीं सकता। आप लोग कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रभा भारती,
ऑप्शन बी बेगम अख्तर, ऑप्शन सी चित्रा सिंह, ऑप्शन डी फरीदा खानम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बेगम अख्तर को मल्लिका ए गजल कहा जाता है। ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, क्या है ये प्रमुख शास्त्रीय गायिका हैं। और याद रखना कि बेगम जो अख्तर है इन्हीं को मल्लिका ए गजल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। ऑप्शन ए सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, ऑप्शन बी खीरी एवं संत रविदास नगर, ऑप्शन सी लखनऊ एवं बागपत। ऑप्शन डी इसमें दिया नहीं गया है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल, वो यह पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है और सबसे कम जनपद वाला कौन सा, वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद, तो अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद तो आपका है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्लियर है ना? ये तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है आपका, वो है आपका हापुड़। कौन सा है? हापुड़। तो यहां ऑप्शन में एबीसी में तो नहीं है, डी ऑप्शन आप लिख लीजिए, डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में कौन कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी और कौन सा? लखीमपुर खीरी क्रमशः और हापुड़। क्लियर है ना? ऑप्शन डी लिख सकते हो, ऑप्शन डी में लखीमपुर खीरी और उसके बाद हापुड़। क्लियर है ना? उसके बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सबसे पूर्वी जिला पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का तो कौन सा है? वो आप सब लोग जानते हो, बलिया है। कौन सा है? बलिया है। उसके अलावा यदि सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए, सबसे पश्चिमी जिला है तो वो आपका शामली है। कौन सा है? शामली है। उसके अलावा सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला की बात की जाए तो वो सहारनपुर है, सहारनपुर है। और याद रखना सबसे दक्षिणी जिला जो है, सबसे दक्षिणी जिला है वो आपका सोनभद्र है। क्लियर है ना? सोनभद्र है। और सोनभद्र तो ऐसा जनपद है इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। किससे? 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला जनपद, सीमा साझा, सीमा साझा, सीमा साझा करने वाला जनपद। क्लियर है ना? ये जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और जो 4 राज्य कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके अलावा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके अलावा आपका झारखंड, झारखंड, और चौथा है बिहार, बिहार। क्लियर है ना? तो याद रखना कि जो सोनभद्र है वो 4 जनपद, ऐसा जनपद है सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी बांसुरी और ऑप्शन डी तबला। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। उस्ताद जो विलायत खान है वो सितार से संबंधित हैं। मैं आपको और बता दूं कुछ और महत्वपूर्ण जो सितार से संबंधित है, इसमें निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर को तो उस्ताद कहा जाता है। किसका? सितार का उस्ताद भी कहा जाता है, सितार का उस्ताद भी कहा जाता है। क्लियर है ना? और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि और कुछ नाम है, जैसे बंदे खान,
बंदे खान, उसके अलावा उमाशंकर मिश्र, उमाशंकर मिश्र, ये कुछ प्रमुख सितार वादक हैं। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय का एक रूप है। वह यह पूछ रहा है कि जो जदोपटिया है वो झारखंड में क्या या किस रूप में मनाया जाता है या किस लिए फेमस है। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी चित्रकला और ऑप्शन डी मूर्तिकला। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चित्रकला। क्लियर है ना? जो जदोपटिया है, यह जदोपटिया झारखंड के दुमका जिले में, किस जिले में? दुमका जिले में, झारखंड के दुमका जिले में पेंटिंग के रूप में काफी फेमस है। क्लियर है ना? किसके रूप में फेमस है? पेंटिंग के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है। इसमें यह पूछा गया है कि अब भारत में बाघों की आबादी कितनी हो गई है 2022 की जनगणना के अनुसार। किसकी जनगणना? वो टाइगर, या आप लोग जानते हो सब लोग के टाइगर सेंसस के अनुसार ही कितने हमारे भारत में बाघ हैं, इस बात से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए 3167, ऑप्शन बी 3100, ऑप्शन सी 3267 और ऑप्शन डी 3334। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। वर्तमान में 3167 हैं जो टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार की बात की जा रही है। क्लियर है ना? अब मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो बाघों की संख्या थी, 2018 में बाघों की संख्या, क्लियर है ना? टाइगरों की संख्या कितनी थी, या टाइगर लिख लो यहां पर, टाइगरों की संख्या थी वो थी 2967। कितनी थी? 2967। लेकिन ये 2022 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 200 इसमें बढ़ गए थे टोटल। और इस प्रकार यदि इसमें 2967 में 200 ऐड करोगे तो आप लोग 3167 आएगा। तो वर्तमान में कितनी है टाइगर की आबादी? 3167 है। अब दो महत्वपूर्ण बात और है। एक यह है कि भारत में वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 55 है। कितने हैं? 55 है वर्तमान में टाइगर रिजर्व। जो 55वां है वो कौन सा है? जो 55वां है वो कौन सा है? तो 55वां है महादेई, महादेई टाइगर अभ्यारण्य। महादेई टाइगर अभ्यारण्य है और यह गोवा में, किस राज्य में है? गोवा में। जबकि अगर एक और अगर याद रखना चाहें तो आपको मैं बता दूं 54वां जो टाइगर रिजर्व था वो था आपका करौली और धौलपुर, करौली धौलपुर, करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। क्लियर है ना? करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक महत्वपूर्ण बात और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट या टाइगर की बात की जाए तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1973। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है और कब प्रारंभ हुआ था। तो यह 1973 में, 1973 में यह स्टार्ट हुआ था और यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी टीसी योहानन, ऑप्शन सी महेश भूपति और ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है भाग मिल्खा। भाग आपने मूवी भी देखी होगी। और मिल्खा सिंह ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया था। और मैं आपको बता दूं कि भाग मिल्खा सिंह की जो मृत्यु हो जाती है या वीरगति को जो प्राप्त होते हैं ये 2021 में, जून 2021 में। क्लियर है ना? और भाग मिल्खा सिंह को फ्लाइंग फ्लाइंग
सिख के नाम से भी जाना जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प कुछ एक संग्रह है। ऑप्शन ए भक्ति गीतों का संग्रह, ऑप्शन बी कविताओं का संग्रह, ऑप्शन सी अंग्रेजी शायरियों का संग्रह और ऑप्शन डी लघु कथाओं का संग्रह। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो गल्प गुच्छ है यह लघु कहानियों का संग्रह है। किसका? लघु कहानियों का संग्रह है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 95 कितनी 95 लघु कहानियों का संग्रह है। कितनी? 95 लघु कहानियों का संग्रह है। क्लियर है ना? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको बता दूं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनकी कुछ प्रमुख कृति, इसमें सबसे इंपोर्टेंट है गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि। क्योंकि गीतांजलि के लिए ही 1913 में साहित्य के लिए 1913 में साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है ना? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना किस बुक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 दिसंबर, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 1 सितंबर और ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है 29 अगस्त। क्लियर है ना? राष्ट्रीय खेल दिवस, आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण दिवस है 29 अगस्त। और जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है इसके पीछे कारण है मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 2012 से प्रारंभ हुआ है भारत में मनाना। कब से? 2012 से यह प्रारंभ हुआ है। क्लियर है ना? और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में यह खेल दिवस मनाया जाता है। उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कन्याकुमारी और ऑप्शन डी गोवा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी, गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी होते हैं। वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्षेत्रीय कार्यालयों में, यदि बात की जाए तो जैसे मैं बता दूं क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके। और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो आपका कोच्चि में है, एक कहाँ पर है? कोच्चि में है, और एक आपका मुंबई में। इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की बात की जाए तो कोच्चि मुंबई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको विभिन्न देशों से बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें ये आपका फ्रांस से है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिस्र से है। कहां से है? द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिस्र से है। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ नाइल है जो आपका ग्रीस से है। तो ऐसे बहुत सारे, अगर ये आपको पता हुआ कि एक रूस से भी दिया गया है, रूस से काफी फेमस दिया गया है, और जो है ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपालस्टीन, अरे एपालस्टीन। तो याद रखना, जो ये है ये किस देश से दिया गया है? ये अभी रूस से दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस की यात्रा पे थे तो वहां पर रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हमारे पीएम मोदी को पुरस्कृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीएससी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए यूनाइटेड पब्लिक सिक्योरिटी कमीशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड पावर एंड सिक्योरिटी कमीशन, ऑप्शन सी यूनियन प्राइवेट सर्विस कमेटी, ऑप्शन डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर है ना? सर्विस कमीशन। और यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत ही हुई थी। 1919 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कब हुई पता है? इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। कब हुई? 1926 में हुई थी, याद रखना। और जो यूपीएससी है, यूपीएससी का काम होता है देश के अंदर प्रथम व द्वितीय श्रेणी की भर्ती कराना। प्रथम व द्वितीय श्रेणी की भर्ती कराना। क्लियर है ना? श्रेणी की भर्ती कराना, याद रखना। और यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो मनोज सैनी है। कौन है? अध्यक्ष जो है वो कौन है? वो मनोज सैनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1951। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। क्लियर है ना? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। मैं आपको बता दूं जब 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो 6 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को दिया गया था। क्लियर है ना? और अर्जुन पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वह 15 लाख रुपए दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। क्लियर है ना? तो खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो खेल से संबंधित है आपका अर्जुन पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए किशनपुर, ऑप्शन बी कतरनिया घाट, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी चंबल। तो मैं बता दूं आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट की स्थापना 1975 में की गई थी। उसके अलावा मैं बता दूं कि कतरनिया घाट है जो किस जनपद में है? तो वह बहराइच जनपद में है। क्लियर है ना? किस जनपद में? बहराइच जनपद में। और इसका क्षेत्रफल भी लगभग 400.09 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है ना? इसका क्षेत्रफल लगभग 400.09 वर्ग किलोमीटर है। किशनपुर की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। क्लियर है ना? कब की गई थी? 1972 में। और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में यह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कतरनिया घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 27 सितंबर 2021, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2021, ऑप्शन सी 27 जनवरी 2020 और ऑप्शन डी 17 फरवरी 2021। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है
27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से पहले 2018 में आयुष्मान योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी थी? आयुष्मान योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के तहत क्या था? एक तो बीमा था। क्या था? बीमा था 5 लाख तक का। कितना? 5 लाख तक का बीमा था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक प्रत्येक वर्ष इलाज कराया जा सकता था। इलाज कराया जा सकता है। क्लियर है ना? तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपोर्टेंट है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तो 2021 में 27 सितंबर 2021 में प्रारंभ हुआ, लेकिन इससे पहले एक योजना थी 2018 में प्रारंभ की गई थी, जिस योजना का नाम था आयुष्मान योजना। और इसमें क्या था कि 5 लाख तक का बीमा, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यदि कोई बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क, पैसे नहीं दिया सकते, लेकिन उस कार्ड के तहत आपको 5 लाख तक का यदि आपका खर्चा होता है किसी हॉस्पिटल में, तो वह इस कार्ड के द्वारा ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या मान लिया जाएगा। तो दो फायदा थे। पहली फायदा क्या थी कि 5 लाख तक का बीमा, और दूसरी फायदा थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि 5 लाख तक की राशि, वो भी निःशुल्क, आपको पैसे नहीं देने, उस कार्ड के माध्यम से ही आपका इलाज हो जाएगा 5 लाख रुपए तक का। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन ए हो ह्यूम, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आप सबको पता है कि 1985 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? स्थान इसका क्या था? मुंबई। मुंबई का गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय था। क्लियर है ना? और इसका प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में ही हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये जो ऑप्शन डी है, ये इसके अध्यक्ष थे। और ए हो ह्यूम इसके संस्थापक थे। क्लियर है ना? ए हो ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत औद्योगिक आपात में स्थगित नहीं किया जा सकता है? इस क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 जब लगाया जाता है, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। जब अनुच्छेद 352 का क्रियान्वयन या वह लागू हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या कौन सा मूल अधिकार है, कौन सा मूल अधिकार है जिसे स्थगित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए विधि के समझ समता का अधिकार, ऑप्शन बी वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी यहां है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर ऑप्शन सी है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे नहीं छीना जाता है। अनुच्छेद 352 में क्या होता है कि इसके तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। किसकी होती है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। याद रखना। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब होती है? जब युद्ध की स्थिति हो। क्या हो? युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण, युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण का डर हो, या बाह्य आक्रमण का डर हो, बाह्य आक्रमण का डर हो या स्थिति हो। और दूसरा होता है आपका, क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। इन दो कंडीशन में राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें अनुच्छेद 20, कौन कौन सा? अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, इन दोनों को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं। ये समाप्त नहीं होते, ये समाप्त नहीं होते हैं। क्लियर है ना? ये समाप्त नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 21 है उसमें क्या लिखा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ही लिखा है। जबकि अनुच्छेद 20 की बात की जाए
तो यह दोष सिद्ध विरुद्ध के संरक्षण है। इसमें क्या है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 के तहत, जबकि अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्लियर है ना। और राष्ट्रीय आपात आप सब लोग जानते हो कि अभी तक 3 बार इसकी घोषणा हुई है, और 3 बार कब कब हुई है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1962 में जब भारत व चीन के मध्य युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरी हुई है आपकी 1971 में जब भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ, और तीसरी हुई है आपकी 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण, आंतरिक गड़बड़ी के कारण। अब आंतरिक गड़बड़ी नहीं रहा, पहले था, तो उस समय आंतरिक गड़बड़ी के कारण ही ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी 1975 में। लेकिन अब क्या है, अब आंतरिक गड़बड़ी की जगह आपका सशस्त्र विद्रोह है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकारीय आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। सरकारीय आयोग, ऑप्शन ए राजस्व का वितरण, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता, और ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, केंद्र राज्य से संबंधित है सरकारी आयोग। इससे और भी है, एक है पुंछी आयोग, पुंछी आयोग, पुंछी आयोग भी सरकारी आयोग की तरह ही है, ये सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, ये दोनों ही केंद्र राज्य संबंध से हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगरिया, बेगा तथा भूया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। ऑप्शन ए अंबेडकर नगर, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी सोनभद्र, और ऑप्शन डी ललितपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सोनभद्र में ही अगरिया, बेगा तथा भूया अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, कोल्डेस्ट प्लैनेट पूछ रहा है वो। ऑप्शन ए मार्स या मंगल, ऑप्शन बी नेपच्यून या वरुण कहते हैं इसको, ऑप्शन सी सैटर्न या शनि, और ऑप्शन डी यूरेनस या अरुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, नेपच्यून, या इसको हम लोग वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। यह सबसे ठंडा ग्रह, और यह सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के क्रम में, सूर्य की दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह है, सबसे अंतिम ग्रह है। 8वां ग्रह जो है वो यही है, सबसे अंतिम ग्रह या 8वां ग्रह, 8वां ग्रह है। क्लियर है ना। उसके अलावा मंगल को यदि बात की जाए तो इसे लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसके फिबोस डीमोस, इसको यदि बात की जाए तो इसे वलय वाला ग्रह कहते हैं, वलय वाला ग्रह भी कहते हैं, या रिंग प्लैनेट कहते हैं। और इसे अरुण को हरा ग्रह, हरा ग्रह, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये 82.5 अक्षांश पर झुका हुआ है। तो 82.5 अक्षांश पर झुका हुआ है तो लेटा ही हो जाएगा। आप बताओ मुझे कि ये 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री पर अगर ये 82.5 यहां हो जाएगा, तो ये अगर इतना झुका हुआ है कोई इसके सापेक्ष, तो ये लेटा हुआ ही हो गया, लेटा हुआ ही है। इसलिए इसको, यूरेनस को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसरो के पीएसएलवी पर लॉन्च किया जाने वाला प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। इसे भारत द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा अभी आगामी कुछ जैसे सितंबर माह की संभावित है। इसे कब लॉन्च किया जाएगा, सितंबर माह में, सितंबर मंथ में से लॉन्च किया जाएगा। और इसकी खासियत यह है कि इसे पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो भारत का प्रमुख लॉन्च व्हीकल है, उसके द्वारा किया जाएगा। और ये किस देश का, यह पूछा है। ऑप्शन ए जाक्सा, ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ईएसए ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और ये सुपार्को। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है प्रोवा 3 मिशन, जिसको पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल,
और ऑप्शन डी मणिपुर। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है मणिपुर। नेपाल जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसमें से सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक है आपकी उत्तर प्रदेश और एक है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड क्लियर है ना? 2 ये हैं और 3 ये हैं, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल। क्लियर है ना? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है मणिपुर ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। ऑप्शन ए खड़ीन, ऑप्शन बी जोहड़, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी गुल। गुल नहीं है, गुल गलत होता है, गुल्स होता है। क्या होता है? गुल्स होता है। सही। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन डी है गुल्स। होता क्या, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली क्या होता है, जैसे ये क्या करता है, जो गुल्स होता है ना, ये डाइवर्जन का काम करता है। डाइवर्जन का काम करता है। और ये डाइवर्जन किसका? जल का डाइवर्जन करता है, जल का डाइवर्जन। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मानो कि ये नदी, ये नदियां हैं और झरने हैं, तो इनके द्वारा जो जल आता है तो वह एक इस प्रकार के गुल्स होते हैं, इनमें यहां लाया जाता है। क्लियर है ना? और फिर इनके द्वारा यह गांव गांव और किसानों या आपके खेतों के लिए या फील्डों के लिए पानी दिया जाता है। क्लियर है ना? इनके लिए फिर पानी पहुंचाया जाता है या जल पहुंचाया जाता है। क्लियर है ना? याद रखना गुल्स क्या है? गुल्स एक डाइवर्जन प्रणाली है और इसके तहत जो नदी और झरने के जल यहां आते हैं, फिर इसके द्वारा इन गांव और खेतों के लिए जल पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार और ऑप्शन डी हिमालय। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो खनिजों का भंडार तो इन सब में ही पाया जाता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन आंसर छोटा नागपुर का पठार होगा। और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध है भारत में। खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र है। दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र है। सबसे समृद्ध क्षेत्र है। सबसे समृद्ध क्षेत्र है। याद रखना, रूर जो है ये जर्मनी का एक प्रमुख शहर है। जर्मनी का प्रमुख शहर है और वहां पर जो रूर है वह खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है जर्मनी में। इसी के आधार पर छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। और छोटा नागपुर पठार है यह पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड जैसे राज्यों में स्थित है। क्लियर है ना? ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फुर्सतगंज और ऑप्शन डी वाराणसी। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी फुर्सतगंज। बरेली, बरेली में फुर्सतगंज है, जहां पर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश का पहला भी था। क्या है? ये जो था ये उत्तर प्रदेश का पहला विमानन विश्वविद्यालय था। उत्तर प्रदेश का पहला विमानन विश्वविद्यालय भी था। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी फुर्सतगंज में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी लेह और ऑप्शन डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। क्लियर है ना? भारत में सबसे अधिक वर्षा, भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है।
मानसून से होती है। क्लियर है ना। और याद रखना, जो सबसे कम वर्षा होती है लेह में ही होती है। जैसलमेर जैसी जगह पर भी सबसे कम वर्षा होती है, लेह जैसलमेर। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्लियर है ना। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्लियर है, याद रखना। और सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए, सबसे अधिक वर्षा बात की जाए मानसून से, तो वो पश्चिमी घाट पर होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पश्चिमी घाट पर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था। ऑप्शन ए 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, ऑप्शन बी 980 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1050 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ है नहीं, क्योंकि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर था। क्लियर है ना। तो देख लेना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्लियर है ना। ऑप्शन डी होगा, जो भी यहां आंसर दिया गया होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, और अगर बात की जाए तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था, भारत का जनसंख्या जो घनत्व था वो 382, कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वर्ग किलोमीटर था। यदि भारत का पूछा जाए तो ये, और बिहार का ये। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं, ये पहले की थी, अब तो नहीं की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। कब की गई थी, 2019 में की गई थी। लेकिन मेरा भारत महान है, जो कह दिया जाता है वो तो होता ही होता है, और जो नहीं किया जाता वो भी होता है। हमारे ये भारत की खासियत है, और आप लोग देखते ही हो। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में इसकी घोषणा की गई थी, और अभी तक 2024 चल रहा है, अभी तक यह नहीं हो पाया, इसकी स्थापना नहीं हो पाई है 2019 की घोषणा करने के बाद। और आप लोग अगर देखोगे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग काफी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि शिक्षक भर्तियां और भी बहुत सारी भर्ती, पीजीटी, टीजीटी, और बहुत सारे युवा हैं जो ओवर एज भी हो गए, इस इंतजार में ओवर एज भी हो गए। 4-4 साल या 5-5 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा होता है। लेकिन क्या करें, देश का ही ऐसा सिस्टम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो याद रखना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। किसी को आप लोगों की चिंता नहीं है कि ये जो बच्चे हैं 4 साल से या 5 साल से या 3 साल से अपनी तैयारी निरंतर कर रहे हैं, ये कब तक तैयारी करते रहेंगे। घर वाले, कुछ की स्थिति वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, घर वाले तंग हैं। कुछ लोग तो डेली घर पे मैं देख रहा हूं कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, कि वो कहते हैं कि कमाने जा, वो कहते हैं कि पापा एक बार और मुझे देखने दो। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि पिताजी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि अब हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट है, कोई चिंता ही नहीं है किसी की, सिर्फ अपने जो चुनाव है वो कभी नहीं लेट होते। चुनाव बड़े शांतिपूर्ण, एक ही, चाहे कितने भी चुनाव हो, वहां इतनी सारी फोर्स, इतनी अच्छी व्यवस्था होती है कि कभी भी कोई समस्या ही नहीं आती है। लेकिन आपका अगर एग्जाम आ गया तो समस्या ही समस्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए निवल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और ऑप्शन डी पता नहीं कोई। अब अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। मैं आपको बता दूं, निवल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। एक क्या होता है, जीडीपी होता है। इसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद।
इसमें क्या होता है, इसमें समस्त 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 अंतिम अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब ये अगर बात कहता कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को क्या कहते हैं, तो हम लोग कह देते कि जीडीपी कहते हैं। लेकिन उसने क्या कहा है कि विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए, तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जीडीपी माइनस मूल्यह्रास को क्या कहते हैं, तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास को हम लोग कहते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल घरेलू उत्पाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ऑप्शन ए तांबा, ग्रेफाइट, तांबा पाया जाता है लेकिन ग्रेफाइट नहीं। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, लाइमस्टोन पाया जाता है लेकिन डोलोमाइट इतना नहीं पाया जाता। रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉक फॉस्फेट व डोलोमाइट। इस क्वेश्चन का, इनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। वैसे भारत में इनका, उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं है डोलोमाइट का और उसका, लेकिन थोड़ा बहुत रॉक फॉस्फेट और थोड़ा बहुत डोलोमाइट है। लेकिन अब इस क्वेश्चन का क्या करें, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो तय करता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय और ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर तय करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जो सीआरआर, बैंक रेट या बैंक दर, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या एसएलआर, ये सब कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। और वर्तमान में जो सीआरआर है वो 4% है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा किसके रूप में है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना कि हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा, हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा भी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा भी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। क्लियर है ना, किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो इसका फिक्स रेशियो होता है सी रेशियो, एच रेशियो, ओ रेशियो, 1:2:1, ये पूछ लिया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन भारतीय खिलाड़ी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व करेंगे। ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी विंध्या रानी देवी, ऑप्शन सी नारायण अजीत और ऑप्शन डी अंचिता शिवली। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, मीराबाई जो चानू है वो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप की क्या करेंगी, वो मेजबानी करेंगी या उस दल का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 13 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन 16 सितंबर और ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि ओजोन जो परत होती है यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। क्लियर है ना, अवशोषित कर लेती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल था और जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो
1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है जो कनाडा का एक शहर था। क्लियर है ना? कनाडा में यह सम्मेलन हुआ था, उसी के नाम पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका नाम रखा गया। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बच्चों, आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कुछ बच्चों का और भी भला हो सके, और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ स्थान है। इधर मेलों के नाम है, और इधर कौन सा मेला किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन यहां देखेंगे। जल विहार मेला, उसमें पूछा है सही नहीं है। जल विहार मेले का आयोजन बुंदेलखंड में होता है। ऑप्शन बी, बटेश्वर मेले का आयोजन पश्चिमांचल में होता है। ऑप्शन सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में होता है। और ऑप्शन डी, शुक्र ताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यहां से आप लोग देख सकते हो। बलदेव जो छठ का मेला है, ये बलदेव आपको पता हो तो मथुरा वृंदावन में पड़ता है। मथुरा जिले में बलदेव पड़ता है। मथुरा जिले में कौन पड़ता है? बलदेव। और जो ये है बलदेव वाला क्षेत्र, ये पूर्वांचल न होके ये भी पश्चिमांचल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमांचल क्षेत्र है। जैसे आप लोग देखोगे कि बटेश्वर का मेला ये आगरा में लगता है, और आगरा की बात की जाए तो आगरा के भी बहाव क्षेत्र में लगता है। किसमें? बहाव क्षेत्र में लगता है, बहाव बटेश्वर क्षेत्र में। तो ये जो आगरा है ये भी पश्चिमांचल में, और आपका जो बलदेव है ये भी पश्चिमांचल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। कौन सा? बलदेव का जो छठ का मेला वो पूर्वांचल में नहीं लगता है, वो कहां लगता है? पश्चिमांचल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1909 में, और ऑप्शन डी 1919 में। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1892 में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन वह होता है जो जो कोई भी प्रतिनिधि चुना जाए, अगर आपके द्वारा मतलब जनता के द्वारा जो चुना जाता है वो तो प्रत्यक्ष होता है। जनता के द्वारा, जैसे आप लोगों, आप अपने सांसद को वोट देते हो, आप अपने विधायक को वोट देते हो, आप अपने प्रधान को वोट देते हो, आप अपने जिला पंचायत सदस्य को वोट देते हो, लेकिन कभी आपने राष्ट्रपति को वोट दिया है? नहीं। कभी आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया है? नहीं। तो हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति है इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर है ना? हम जनता जिसे वोट नहीं देती डायरेक्टली वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कौन होता है? जनता जिसे डायरेक्ट वोट ना दे, जिसे डायरेक्ट वोट ना दे, डायरेक्ट वोट ना दे, या अप्रत्यक्ष रूप से उसे वोट दे ना दे। क्लियर है ना? और प्रत्यक्ष वो होता है जिसे डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1892 एक दृष्टि से और इंपोर्टेंट है कि भारत परिषद अधिनियम में, भारत ये जो 1892 का परिषद अधिनियम था, तो इसके द्वारा भारत में बजट पर बहस करने की भी आजादी मिली थी। बजट पर बहस करने की, बजट पर बहस करने की भी छूट मिली थी, भी छूट मिली थी। क्लियर है ना? क्या मिली थी? इसमें छूट मिली थी। तो किसकी मिली थी? वो छूट मिली थी आपको बहस करने की। किस पर? बजट पर बहस करने की छूट मिली। क्लियर है ना? और याद रखना इस बात को कि ये जो छूट तो मिली थी लेकिन इसमें कंडीशन थी कि आप इस आधार पर बजट पर बहस कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? ऑप्शन ए पोर्ट विलियर, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, कन्याकुमारी। याद रखना, विवेकानंद जो नंद रॉक मेमोरियल है वो कहां पर स्थित है? वो कन्याकुमारी में स्थित है। क्लियर है? और इसकी स्थापना मानी जाती है कि 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1970 में की गई थी, क्लियर है ना,
और याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इस तो बच्चों आज की क्लास कैसी रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।